वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 486 लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए और फोकस करेंगे इसमें पीआईवी से रिलेटेड प्रश्नों पर। और यह है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईवी कब की? अप्रैल 2020। अप्रैल 2020। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन प्रश्नों को करंट अफेयर्स की कैटेगरी में रखा जाता है, तो देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, ईंधन सेल विद्युत वाहन जो होते हैं वो विद्युत प्रवाह उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और ईंधन सेल में उप उत्पाद के रूप में केवल ऊष्मा और जल का निर्माण होता है। ईंधन सेल विद्युत वाहन जो होते हैं वो विद्युत प्रवाह उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, करेक्ट है। और जो उप उत्पाद निकलता है उसमें ऊष्मा और जल होती है। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी लिमिटेड ने दिल्ली और लेह में हाइड्रोजन ईंधन सेल विद्युत वाहन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल FCEV से जुड़ी जो है अपनी नई परियोजना को लॉन्च करने की घोषणा की है। और हाइड्रोजन ईंधन सेल जो है, हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित जो वाहनों की खरीद से संबंधित जो यह परियोजना है, देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें हरित ऊर्जा से लेकर ईंधन सेल वाहन तक के संपूर्ण समाधान जो है विकसित किए जाएंगे। और हाइड्रोजन से चलने वाले वाहन को लॉन्च करने का उद्देश्य परिवहन के क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करना भी है। अब देखिए, इसमें विद्युत प्रवाह उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोजन का जो है प्रयोग करते हैं। और उप उत्पाद क्या है इसका? केवल ऊष्मा और जल। तो देखिए, ईंधन सेल में प्रयोग किए गए हाइड्रोजन से उप उत्पाद के रूप में केवल ऊष्मा तथा जल का निर्माण होता है और ये पारंपरिक जो दहन इंजन है उससे जो है वो अधिक दक्ष हैं ये। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। स्वामित्व योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय की एक नई पहल है और यह जो योजना है इसका उद्देश्य है ग्रामीण लोगों को उनकी आवासीय संपत्तियों के दस्तावेज के साथ उन्हें अधिकार प्रदान करना। इस योजना को वर्तमान में केवल उत्तर प्रदेश में प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया है। देखिए, ऐसा नहीं है केवल उत्तर प्रदेश में प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया है, दूसरे भी स्टेट हैं। 6-7 स्टेट हैं कम से कम। पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला करेक्ट है, तीसरा वाला जो गलत है। तो थर्ड वाले को एलिमिनेट करके इसका आंसर क्या लगा दीजिए? ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, ये जो योजना वर्तमान में 6 राज्यों में है, 6 राज्यों में प्रायोगिक तौर पर जो है लागू किया जा रहा है इसको। वो 6 राज्य हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ऐसा नहीं है केवल यूपी हो। बात करें स्वामित्व की, तो स्वामित्व का एक फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, बोलते हैं इसको स्वामित्व। तो स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय की एक नई पहल है। इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण लोगों को उनकी आवासीय संपत्तियों के दस्तावेज के साथ उन्हें अधिकार प्रदान करना ताकि वे अपनी संपत्ति का उपयोग आर्थिक उद्देश्यों के लिए कर सकें। और 6 राज्यों में प्रायोगिक तौर पर, याद रखिएगा इसको। नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, मधुबन गाजर बीटा कैरोटीन एवं लौह तत्व की उच्च मात्रा के साथ गाजर की एक बायोफोर्टिफाइड किस्म है और इसे जूनागढ़ गुजरात डिस्ट्रिक्ट के एक किसान वैज्ञानिक बल्लभ भाई बसरम भाई मरवानिया ने विकसित किया है। बताइए। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, बात करें बायो फर्टिफिकेशन की, तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कृषि फसलों के पोषण की गुणवत्ता को कृषि विज्ञान संबंधी प्रथाओं, पारंपरिक पौधों के प्रजनन या फिर आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से बेहतर बनाया जाता है। और फसलों के प्रसंस्करण के दौरान पोषक तत्व जोड़ने के पारंपरिक फोर्टिफिकेशन के विपरीत बायो फोर्टिफिकेशन में पौधों की वृद्धि के दौरान
फसलों में पोषक तत्वों के स्तर को बढ़ाया जाता है। तो ये जो मधुबन गाजर है इसमें बीटा कैरोटीन और लौह तत्व की उच्च मात्रा है और इसको बनाया है, इसको विकसित किया, इसको डेवलप किया है जूनागढ़ गुजरात के एक किसान वैज्ञानिक बल्लभ भाई बसरम भाई मरवानिया ने। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट क्या है, कुछ पदार्थों पर दाब आरोपित करने से उत्पन्न बिजली को दाब विद्युत कहते हैं। लाइटर और दाब मापी दाब विद्युत के अनुप्रयोग पर आधारित हैं। कंप्यूटर और लैपटॉप के मदरबोर्ड में उपयोग किए जाने वाले ट्रांजिस्टर समय के साथ पतले होते जा रहे हैं। बिल्कुल पहले इतने बड़े बड़े डब्बे टाइप के लैपटॉप आते थे, अब बिल्कुल पतला छिकला। तो बिल्कुल ट्रांजिस्टर बहुत पतले होते जा रहे हैं। तो करेक्ट है बिल्कुल सारे के सारे स्टेटमेंट, डी है इसका आंसर। तो देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी INST के शोधकर्ताओं ने अति उच्च दाब विद्युत युक्त नैनो मटेरियल के कंप्यूटर आधारित डिज़ाइन जो है वो निर्मित किए हैं, जो भविष्य में अगली पीढ़ी के अत्यंत सूक्ष्म नैनो ट्रांजिस्टरों के निर्माण के लिए जो है मूलभूत इकाई सिद्ध हो सकते हैं। अब देखिए कुछ निश्चित के रह गया यहाँ पर। अब देखिए, कुछ निश्चित पदार्थों पर दाब से उत्पन्न होने वाली बिजली को दाब विद्युत कहते हैं और इसके अनुप्रयोगों में गैस सिलेंडर, दाब मापी सेंसर आदि आते हैं। इन्होंने हमारे दैनिक जीवन को जो है वो आसान बना दिया, इसलिए करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। करेक्ट है तीसरा वाला स्टेटमेंट भी, क्योंकि कंप्यूटर और लैपटॉप के मदरबोर्ड में उपयोग किए जाने वाले ट्रांजिस्टर समय बीतने के साथ साथ पतले होते जा रहे हैं और इसलिए दाब विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स में संयोजन के माध्यम से अगली पीढ़ी के अत्यंत सूक्ष्म नैनो ट्रांजिस्टर विकसित किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। PM केयर फंड से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, कोविड-19 के दौर में इसको जो है वो लॉन्च किया गया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है UPSC सिविल सेवा 2020 के लिए और इसके पूछे जाने की संभावना बहुत है। तो PM केयर फंड के लिए पहला स्टेटमेंट है, PM केयर फंड एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री और इसके सदस्यों में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री भी शामिल है। इस कोष में माइक्रो डोनेशन की सुविधा है, मतलब कम राशि का योगदान है। बिल्कुल अध्यक्ष प्रधानमंत्री है, अन्य सदस्यों में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री भी शामिल है और कम राशि का योगदान इसमें कर सकते हैं, कम से कम और अधिक से अधिक। माइक्रो डोनेशन मतलब आप इसमें 10 रुपये भी डाल सकते हैं। तो सारे के सारे तो करेक्ट हो गए, डी है इसका आंसर। तो देखिए, PM केयर फंड एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसके अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री। अन्य सदस्यों के रूप में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री भी शामिल है। कोष में माइक्रो डोनेशन कम राशि का योगदान करने की भी सुविधा है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में जो है इसमें लोग जो है योगदान कर सकते हैं। छोटी से छोटी राशि भी उनके मिलकर बड़ी हो जाएगी, क्योंकि 130 करोड़ से ऊपर की आबादी एक वर्तमान में है। अब देखिए, यह जो कोष है आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करेगा एवं नागरिकों की सुरक्षा हेतु अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगा। 130 करोड़ में से कम से कम 90 करोड़ जनता ऐसी होगी जो कम से कम सोशल मीडिया से जुड़ी होगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। अक्सर समाचारों में देखे जाने वाली शेकातर समिति जो है किससे संबंधित है? किससे संबंधित है शेकातर समिति? दीर्घ अवधि में खाद्य नीति के गठन से नहीं है, गरीबी मापन के लिए कार्यप्रणाली के आकलन से नहीं है, सशस्त्र बलों की युद्धक क्षमता में वृद्धि, यही है ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, 11 सदस्यों वाली शेकातर 11 सदस्यों वाली शेकातकर समिति का गठन पूर्व रक्षा मंत्री द्वारा वर्ष 2016 में किया गया था और इसकी अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल DV शेकातकर, जो सेवानिवृत्त हैं वर्तमान में, उन्होंने की थी। और शेकातकर समिति को युद्धक क्षमता बढ़ाने और सशस्त्र बलों के खर्च को संतुलित करने के लिए सुझाव देने का जो है अधिदेश दिया गया
और समिति ने दिसंबर 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और सेकातकर समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने सेना के विभिन्न सैन्य दलों में पदों के पुनर्गठन का निर्णय लिया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना है कि आपको इनमें से कौन सा जो है वो गलत है। पहला स्टेटमेंट है, इस योजना को वित्त मंत्रालय द्वारा 2017 में शुरू किया गया था, लगभग 3 साल हो गए हैं। यह वरिष्ठ नागरिकों को प्रत्येक महीने पेंशन का गारंटीकृत भुगतान सुनिश्चित करती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना PMVVY का 3 वर्ष के लिए विस्तार कर दिया है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सामाजिक सुरक्षा योजना अब 31 मार्च 2023 तक मान्य होगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम प्रवेश आयु कितनी है? 50 वर्ष। कौन सा गलत है इसमें? देखिए, चूंकि ये वृद्धों के लिए है तो इस वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस योजना का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा व्यक्ति की कितनी होनी चाहिए? 60 वर्ष होनी चाहिए, 50 वर्ष नहीं। और अंतिम मतलब मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। तो देखिए, वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत की गई थी, अतः कथन एक सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का 3 वर्ष के लिए हाल ही में विस्तार कर दिया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सामाजिक सुरक्षा योजना अब 31 मार्च 2023 तक मान्य होगी। इससे पहले थी ये 31 मार्च 2020 तक, मतलब इस वर्ष तक केवल। इस योजना में प्रवेश की न्यूनतम आयु कितनी है? 60 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए और अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, कितनी भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, मोटर वाहनों से निकलने वाले वायु प्रदूषकों को विनियमित करने के लिए भारत स्टेज BS उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं और BS विनियमन भारत स्टेज जो है वो अमेरिकी उत्सर्जन मानकों पर आधारित है। पहला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। अमेरिकी उत्सर्जन मानक पर आधारित नहीं है, यूरोपीय उत्सर्जन मानक पर आधारित है। तो देखिए, भारत सरकार द्वारा मोटर वाहनों से निकलने वाले वायु प्रदूषकों को विनियमित करने के लिए भारत स्टेज BS उत्सर्जन मानक स्थापित किए गए हैं और पर्यावरण मंत्रालय देश में देखा जाए तो ईंधन मानक तय करने के लिए उत्तरदायी है। केंद्रीय पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन मानकों को लागू करता है और BS विनियमन जो है वो यूरोपीय उत्सर्जन मानकों पर आधारित है, ना कि अमेरिकी उत्सर्जन मानकों पर। और वर्तमान में कौन सा टॉप मोस्ट चल रहा है? 6, BS6 जो भी गाड़ी आ रही है इसमें बन रही है वो। सीधे 4 के बाद 5 छोड़ के इंडिया ने 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, कोल बेड मीथेन। कोल बेड मीथेन कोयला संयंत्रों में पाई जाने वाली एक मीथेन गैस है। इस गैस को निकालने हेतु कोयला संयंत्र की ड्रिलिंग के बाद बृहद मात्रा में जल पंपिंग की आवश्यकता होती है और कोल बेड मीथेन बहुत कम हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसमें कोल बेड मीथेन में बहुत कम हाइड्रोकार्बन होते हैं, बिल्कुल कम होते हैं। करेक्ट है सारे के सारे स्टेटमेंट, ये डी है इसका आंसर। तो कोल बेड मीथेन CBM कोयला संयंत्रों में पाई जाने वाली मीथेन गैस है। इस गैस को निकालने हेतु कोयला संयंत्र की ड्रिलिंग के बाद बृहद मात्रा में जल पंपिंग की आवश्यकता होती है। कोल बेड मीथेन सूक्ष्म जीवों की गतिविधि के परिणाम स्वरूप जैविक प्रक्रिया से या कोयला संयंत्रों में गहराई के साथ जो है बढ़ती ऊष्मा के परिणाम स्वरूप तापीय प्रक्रिया से बन सकती है ये, इसलिए करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। पारंपरिक तरीके से प्राप्त प्राकृतिक गैस की तुलना में कोल बेड मीथेन में प्रोपेन या ब्यूटेन जैसे जो है बहुत कम भारी हाइड्रोकार्बन होते हैं और प्राकृतिक गैस सघन नहीं पाए जाते। प्राकृतिक गैस संग्रह नहीं पाए जाते इसमें, और इसमें अक्सर जो है कुछ प्रतिशत तक कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है कोल बेड मीथेन में। तो जैसे ऑटोमोबाइल से निकलते हैं ना ढेर सारे हाइड्रोकार्बन्स, वैसे इससे नहीं निकलते। क्वेश्चन नंबर 9 था क्या वो? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये, तटीय विनियमन क्षेत्र CRZ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, शैलेश नायक समिति ने CRZ के संरक्षण हेतु सिफारिशें की थी। विनियमन के उद्देश्य से CRZ को 4 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है और CRZ 1 में किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं होती।
पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं है। किसी भी परमाणु परीक्षण तो वहाँ पर किया जा सकता है ना, तो इसका थर्ड वाले को एलिमिनेट कर दीजिए, केवल एक और तो हो जाएगा इसका। परमाणु अनुसंधान वगैरह तो हो ही सकता है, बाकी किसी चीज़ की अनुमति नहीं है। तो देखिए, तटीय विनियमन क्षेत्र मतलब कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ वर्ष 1991 में तटीय क्षेत्र विनियमन अधिसूचना के अंतर्गत समुद्रों, खाड़ियों, ज्वालामुखों, क्रीक, नदियों और पश्च जल मतलब बैक वाटर के तटीय भागों को CRZ घोषित किया गया था। और विनियमन के उद्देश्य से CRZ को निम्नलिखित 4 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है: CRZ1, CRZ2, CRZ3 और CRZ4। एक एक करके देखते हैं क्या है इनमें। CRZ1 पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है, जहां परमाणु ऊर्जा संयंत्रों रक्षा संबंधी गतिविधियों को छोड़कर किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं होती। यानी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की और रक्षा गतिविधियों की तो अनुमति होती है ना। बात करें CRZ2 की, कोस्टल रेगुलेशन जोन 2 की, तो इसमें वे निर्दिष्ट शहरी क्षेत्र शामिल हैं जो काफ़ी हद तक निर्मित हैं, और निर्माण गतिविधि की अनुमति केवल जो है वो भूमि की ओर वाले भागों के लिए ही दी जाती है इसमें। बात करें CRZ3 कोस्टल रेगुलेशन जोन 3 की, तो इसमें मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र शामिल होते हैं, और मौजूदा ढांचे की मरम्मत के अलावा इस क्षेत्र में भवनों के नए निर्माण की अनुमति नहीं दी जाती, क्योंकि नहीं दी जाती। हालांकि देखिए, उच्च ज्वार रेखा से 200 से 500 मीटर के बीच स्थित भूखंड क्षेत्र में आवास इकाइयों के निर्माण की अनुमति इसमें होती है। ये कहाँ से आ गया, ये सही नहीं है। सही तो 1 वाला नहीं है ना, केवल मतलब तीसरा वाला सही नहीं है, इसमें छपना चाहिए ना ये, इस वाले में। चलिए, अगर बात करें CRZ4 की, तो देखिए इसमें निम्न ज्वार रेखा मतलब लो टाइड लाइन और 12 समुद्री मील समुद्र के बीच का जो जलीय क्षेत्र है वो शामिल है। मछली पकड़ने और संबंधित गतिविधियों को छोड़कर समुद्र और ज्वारीय जल को प्रभावित करने वाले सभी कार्यों को इस क्षेत्र में विनियमित किया जाता है। तो याद रखिएगा इन चारों को, CRZ1, 2, 3, 4। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। PIB अप्रैल 2020। धन्यवाद।